अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर राहिला। आई एम स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। अच्छा, 3 बजे जो है मुझे ऑनलाइन होना था, लेकिन वो कैमरे की कनेक्टिविटी की वजह से कुछ इशू आ गए थे। इस वजह से जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से मैं टाइम पे अपेयर नहीं हुई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहती हूँ। तो आज हमने जो अपना टाइम थोड़ा सा चेंज किया है 10 बजे का। मैं भी कुछ पता नहीं कुछ ऑडियंस के नॉलेज में है या नहीं है। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम ओवरव्यू, यानी कि डाउन सिंड्रोम पे हमने एक जायज़ा लेना है कि डाउन सिंड्रोम बच्चे होते क्या है और इनके मसले मसाइल क्या होते हैं, और इनके लिए इंटरवेंशन के लिए हमने क्या प्लान करना है, किस तरह जो है लोगों को हमने अवेयरनेस देनी है कि इन बच्चों के जो है बेहतरी की तरफ हम कैसे लेके आए। ये जो डाउन सिंड्रोम एक्चुअली जो है ये मेरा थीसिस है, इस यानी कि रिसर्च वो भी है, थीसिस है, जिसमें मेरा पीएचडी का टॉपिक है। ये जो डाउन सिंड्रोम बच्चों पे मैंने किया है, उनके स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैंने जो है अपने रिसर्च में उसकी मतलब स्टडी की है। तो डाउन सिंड्रोम है क्या? डाउन सिंड्रोम को अगर देखा जाए तो उर्दू में मंगोल बच्चे कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है, यानी जेनेटिक रीज़न होता है जिसमें ट्राइसोमी 21 कहलाता है। ये इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है जो माइल्ड से लेके मॉडरेट लेवल पे जो है उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होता है, यानी कि इनका मेंटली प्रॉब्लम होता है ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। तो इसमें एक फैक्टर जो है वो मदर का भी है, जिनका एज जो है अगर 35-40 प्लस हो तो उसमें जो है ये फैक्टर काउंट करता है कि वहाँ पे चांस होता है कि डाउन सिंड्रोम जो है बेबी उसकी बर्थ हो सकती है। अच्छा, इन बच्चों में जो है ना सिर्फ मेंटली प्रॉब्लम होता है बल्कि फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी होता है, और साथ साथ मेडिकल के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनमें हेल्थ के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहले की रिसर्चेस में जो है इन बच्चों के बारे में मतलब कहा जाता था कि ये इन बच्चों की जो लाइफ होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि इतने लंबे अरसे तक वो लोग नहीं जी पाते। तो लेकिन अब जो उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो जो डाउन सिंड्रोम की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई है। अब काफ़ी लंबी उम्र ये लोग पा सकते हैं। अच्छा जी, इन बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और ज़्यादा बेहतर होती जाती है जैसे जैसे इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। हर 700 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम पैदा होता है, ये रिसर्च कहती है। यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 700 में से वो जो है एक बच्चा, 700 में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम पैदा होता है। ये बच्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो फीचर होते हैं, यानी कि इनके जो खदोखाल होते हैं वो एक नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा हटके होते हैं। इन्हें जितने भी आप डाउन सिंड्रोम बच्चों को देखेंगे तो ये सारे बच्चे जो है एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। तो इनके फीचर जैसे मंगोलिया, जो मंगोल हम जैसे उर्दू में मंगोल कहते हैं, तो ये मंगोलिया के रहने वाले लोग के फीचर जो एक दूसरे की तरह मिलते जुलते हैं, तो डाउन सिंड्रोम भी जो है एक दूसरे से बहुत हद तक जो है वो बहुत मिलते हैं। अच्छा, अब हम इनके फीचर की तरफ आते हैं। इनके फीचर में जो है एक तो इनके डिक्रीज पोअर मसल्स होता है। फीचर से पहले मैं आपको बता दूं कि जो डाउन सिंड्रोम वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है मार्च 21 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि पाकिस्तान में भी जो है डाउन सिंड्रोम का जो डे वो सेलिब्रेट किया जाता है। कराची में जो है बीच लग्जरी जो है वहाँ पे जो KDSP है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग हर साल जो है इन बच्चों का ये डे जो है बीच लग्जरी में सेलिब्रेट करते हैं।
तो लोगों को काफ़ी जो है इस बारे में, जो डाउन सिंड्रोम है उनके बारे में अच्छी खासी अवेयरनेस है। यानी कि जैसे ही वो डाउन सिंड्रोम बच्चों को देखते हैं तो करते हैं कि वो एक मंगोल बच्चा है, तो आसानी से उनको पहचान सकते हैं क्योंकि इनके फ़ीचर की वजह से। तो इनके फ़ीचर क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं इनके डिक्रीज मसल टोन होते हैं, यानी इनके मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ नहीं होती है। ठीक है, शॉर्ट नेक होता है, यानी गर्दन जो होती है इनकी शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और उसमें जो पीछे के साथ जो स्किन होती है वो काफ़ी उभरी हुई होती है। बैक ऑफ द नेक, बैक ऑफ द नेक पे जो है इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी उभरी हुई होती है। इनका जो सर होता है नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा होता है, कान भी इनके छोटे होते हैं, और माउथ भी इनका जो ओरल कैविटी कहलाता है, ये ओरल कैविटी है। इनकी जो ओरल कैविटी होती है ये नैरो होती है, छोटी होती है, और प्लस इनकी जो ज़बान होती है या तो लार्ज साइज़ में होती है, यानी कि या तो लंबी होती है या फिर जो है थिक होती है, यानी मोटी होती है। और इसमें अगर कुछ बच्चों में, बल्कि मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं उनके ज़बान में स्क्रैचेस भी होते हैं। प्लस जो है इनका जो पैलेट होता है, जो तालू जो होता है, या तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लो लेवल पे होता है या थोड़े से हाइट पे, यानी कि साइज़ में थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होता है। अच्छा, इन जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं इनकी ज़बान ज़्यादातर जो है निकली हुई होती है। माउथ खुला हुआ होता है, यानी मुंह खुला हुआ होता है, और जो ज़बान होती है इनकी सबसे बड़ी जो है ये पहचान होती है कि जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं उनकी ज़बान जो है बाहर की तरफ निकली हुई होती है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो कैविटी होती है नैरो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और जो साइज़ में जो इनकी टंग होती है वो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती है या ज़्यादा चौड़ी होती है, जिसकी वजह से जो है ना उनको स्पेस नहीं मिलता मुंह के अंदर, और ये प्रॉपर वे में जो है ज़बान को नहीं सही तरह से रख पाते, तो ज़बान बाहर निकली हुई होती है। अच्छा, जो टोज़ होते हैं, यानी कि जो पाँव हैं, अंगूठे, पाँव के अंगूठे, टोज़ जो है ना उसमें, और जो अंगूठे के साथ वाली जो फिंगर है उसमें काफ़ी हद तक जो है ना स्पेस होता है। इससे भी जो है डाउन सिंड्रोम को इजीली पहचाना जाता है कि अंगूठे में और फिंगर यानी कि उंगली के दरमियान जो है बड़ा वाज़ी जो है स्पेस होता है। जो हाथ होते हैं ब्रॉड होते हैं, और जो साइज़ में उनका जो है शॉर्ट होते हैं। फिंगर स्पेशली इनकी छोटी होती हैं। जो नेज़ल ब्रिज है, नेज़ल ब्रिज ये जो नाक है, यानी कि जो नाक की हड्डी होती है वो अमूमन एब्सेंट होती है, यानी कि चिपटी नाक कह सकते हैं। इनकी नाक जो होती है चिपटी होती है, और जो है इनका अमूमन जो है छोटी होती है साइज़ में। अच्छा, इनमें जो है डिले मोटर डेवलपमेंट होती है, यानी मोटर का प्रॉब्लम भी जो है ज़्यादा होता है, जो कि डिक्रीज मसल टोन होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो है जो मूवमेंट होती है, जैसे जो हाथों का इस्तेमाल है या टांगों का इस्तेमाल है, यानी सिटिंग है, रनिंग है या क्रॉलिंग है, जो भी माइलस्टोन जो एक नॉर्मल बच्चा जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो अचीव करता है, ये बच्चे जो है मोटर एक्टिविटी में, मोटर डेवलपमेंट में भी जो है ये पीछे होते हैं। यानी कि इनका जो वॉकिंग है, जो चलना है, वो तकरीबन 13 मंथ से लेके और 48 मंथ तक जो है इनका ये टाइम पीरियड होता है चलने का। अगर नॉर्मली बच्चों में देखा जाए तो एक नॉर्मल बच्चा जो है 9th मंथ में, यानी 9 माह में जो है वो चलता है, या 1.25 साल तक जो है वो आराम से वॉकिंग पे आ जाता है। इनका डिले, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो है मसल स्टोन, यानी इसको हाइपोटोनिया कहते हैं। हाइपोटोनिया मीन्स के लो मसल स्टोन होते हैं, इसकी वजह से इनकी जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो डिले होती है। और जो इसके अलावा इनका जो है जो रनिंग है, जैसे टाइम के साथ साथ बच्चा दौड़ता है, उसमें इनकी मास्टरी जो है टाइम, वो भी ट्रेनिंग के थ्रू जो है इनमें मास्टरी आती है, क्योंकि इनमें वो कोऑर्डिनेशन, जो मसल्स कोऑर्डिनेशन होते हैं या बैलेंसिंग जो है इनका प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से इनको जो है मोटर मतलब डिले कह सकते हैं, मोटर डिले की वजह ही यही होती है। फिर आते हैं हम सोशल डेवलपमेंट।
अच्छा, अगर इन बच्चों को देखा जाए तो जैसे इनमें मोटर डेवलपमेंट जो है वो डिले होता है, इसी तरह इनके सोशल डेवलपमेंट जो होते हैं, देखिए सोशल का ताल्लुक जो है बच्चे की लैंग्वेज से होती है। यानी कि बच्चा जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ही वो अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाएगा। यानी सोशल और लैंग्वेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर बच्चे की सोशलाइजेशन नहीं है तो डेफिनेटली बच्चे की जो है वोकैबलरी प्रॉपरली नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से अगर लैंग्वेज नहीं है बच्चे के पास प्रॉपर वे में जो है वोकैबलरी नहीं है, तो इसी तरह से जो है उसका जो वो है क्या नाम है सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी जो है वो डिले होगा। यानी जो डाउन सिंड्रोम बेबीज़ है वो जो है फेस को ज़्यादा जो है वो देखते हैं जो छोटे होते हैं, यानी कि जो इन्फेंट होते हैं पैदाइश के बाद जो है बच्चे फेस को ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं। अगर आप उनसे बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। वैसे ये बच्चे जो है ना नेचर वाइज जो है सोशल होते हैं, बहुत अच्छी इनकी जो है रेपो बिल्डअप होती है। ठीक है, दे आर यूजुअली सोशलाइज चाइल्ड, यानी कि आसानी के साथ जो है ये लोगों के साथ मेल जोल रख सकते हैं। जब आप उनके साथ अगर बातचीत करते हैं ऐसे छोटे बच्चों के साथ जो डाउन सिंड्रोम है, तो वो आपको जो है रिस्पांस देते हैं और आपके साथ बाकायदा कम्युनिकेट करते हैं अपनी जेस्चर्स के थ्रू, पॉइंटिंग के थ्रू जो है वो आपको रिस्पांस देते हैं। ये ज़्यादातर जो है इशारों में ज़्यादा बात करते हैं, अपनी सारी बातचीत जो है ये इशारों में ज़्यादा समझाते हैं। एक आम बंदा भी इनके इशारों को बहुत आसानी के साथ जो है वो समझ लेता है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा है वो है मेडिकल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके साथ जो है मोटर का भी प्रॉब्लम होता है, मेंटली भी प्रॉब्लम होता है। मेंटली भी जैसे बताया कि माइल्ड टू मॉडरेट जो है इनकी मेंटल लेवल आता है, आईक्यू लेवल आता है, यानी अपनी एज के मुताबिक जो है ये कॉग्निटिव वो नहीं करते, मतलब डिले रहते हैं अपनी एज से, थोड़ा सा वो होते हैं, देर से हर चीज़ जो है ना सीखते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले तो इनका जो वह है हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि 10 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो हार्ट डिजीज़ के साथ होता है। कुछ बच्चों में पैदाइशी हार्ट में सुराख होता है, ये पैदाइशी होता है ये प्रॉब्लम जो हार्ट का होता है। और विजन प्रॉब्लम, यानी कि आँखों का जो कमज़ोर होना, विजन जो है लो हो जाना। कई बच्चों में जो है बैंगापन, स्क्विंट आइज़ भी कहलाते हैं, स्क्विंट आइज़ का भी प्रॉब्लम होता है इन बच्चों में। हेयरिंग के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, यानी रिस्पायरेटरी में इनके अगर आप एक डाउन सिंड्रोम बच्चे को देखें तो वो जो मौसमी असरात होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यानी इनको जो चेस्ट कंजेक्शन का जो है बहुत ज़्यादा इनकी कंप्लेन रहती है, आए दिन इनकी ये प्रॉब्लम रहता है। फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड का प्रॉब्लम होता है इनमें। स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन में जो है रैशेस वगैरह है स्किन के, या जो है कोई भी और ज़्यादा खुश्क स्किन, ड्राई स्किन जो है इनमें अमूमन देखे गए हैं। और प्लस जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का जो है मसला भी रहता है इनके साथ। गम डिजीज़ भी हो सकते हैं इनमें। और डेंटल प्रॉब्लम में जो है ना इनके जो एक तो दांत जो है एक नॉर्मल बच्चे से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो इनके जो दांत होते हैं वो देर से निकलते हैं, और प्लस इनके जो दांत का साइज़ होता है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कम ही मतलब छोटे साइज़ में ही होते हैं। दूसरा जो है प्रॉब्लम जो है इनका बिहेवियर। अच्छा, वैसे तो जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं इनमें बिहेवियर के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा, दूसरे जो मेंटली रिटार्डेड या इंटेलेक्चुअल बच्चों के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो इनमें बिहेवियर के प्रॉब्लम नहीं होते। यही वजह है कि इनके साथ जो है काम करने में आसानी होती है। तो इनके साथ वैसे जो भी काम कोई करता है, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, तो वो जो है बहुत अच्छा मतलब इंजॉय करते हैं ऐसे बच्चों के साथ काम करने में, इसलिए कि ये बच्चे जो है कोऑपरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरे ये कि अगर इनको कोई डिसऑर्डर, यानी कि अगर डाउन सिंड्रोम बच्चे के साथ कोई और डिसऑर्डर जो है मौजूद होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर ऑटिज़म भी जो है डाउन सिंड्रोम में है तो उनमें फिर वो हो सकता है, बिहेवियर के इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे इनमें टैंट्रम हो सकते हैं, जैसे अमूमन ऑटिज़म वाले बच्चों में बिहेवियर के इश्यूज़ होते हैं, तो इनमें भी ये सिम्टम्स जो है ना हो सकते हैं। तो ये कॉमोर्बिड यानी कि दो चीज़ें इकट्ठे होने की वजह से इनमें बिहेवियर के इशू आ सकते हैं।
वैसे तो ये बच्चे जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी सोशल होते हैं और बहुत जल्द जो है लोगों के साथ मतलब दोस्ती कर लेना, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन के साथ जो है वो रिस्पांस देना जो है इन बच्चों की जो है ना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ऐसे बच्चों के साथ जो है बहुत ही आसानी के साथ, ख़ास तौर पे जैसे मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है डाउन सिंड्रोम पे, तो जो डाउन सिंड्रोम का सेशन जब भी मैं लेती हूँ तो मैं काफ़ी जो है ना इनको एंजॉय करती हूँ, इसलिए कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, एफ़र्ट करते हैं, प्लस जो है आप उनका इमिटेशन जो है, इनका सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इमिटेशन। आप जो भी मतलब चाहे वर्ड्स उनको बुलवाएं या कोई भी एक्शन आप करके दिखाते हैं, फ़ौरन आपके एक्शन को जो है वो कॉपी करते हैं, जिसकी वजह से जो है इमिटेशन के थ्रू जो है इनकी लर्निंग जो है बहुत अच्छी होती है। तो बिहेवियर प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे कि बिहेवियर प्रॉब्लम इन बच्चों में बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इनके प्रॉब्लम्स जो स्पीच के हवाले से अगर हम देखें इनके प्रॉब्लम, तो इनमें दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जो कि इनमें मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे फिज़िकल का भी है, मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, प्लस जो है सबसे जो मेन इनका प्रॉब्लम होता है स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम। स्पीच और लैंग्वेज अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं। देखिए स्पीच जो है, स्पीच में साउंड्स का प्रॉब्लम होता है कि बच्चा जो है आवाज़ को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करता, और जो लैंग्वेज मतलब साउंड को सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाता, प्लस जो है अगर वॉइस का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आवाज़ पतली मोटी भारी हो सकती है में, प्लस जो ना आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि जो स्पीच मैकेनिज़्म है उसमें कोई भी प्रॉब्लम, यानी मसल वीकनेसेस की वजह से उनकी जो स्पीच मैकेनिज़्म है वो जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथनेस नहीं होती है कि वो उसकी मूवमेंट करें टंग की या लिप्स की, जो है इसमें जो है प्रॉब्लम होगी इनको। लैंग्वेज प्रॉब्लम इनमें ये होता है कि ये टाइम के साथ साथ इनमें वो वोकैबुलरी डेवलप नहीं हो पाती जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे की होती है। यानी नॉर्मल बच्चा जो है अपने टाइम के लिहाज से जो है वो साउंड भी निकालता है, लफ्ज़ भी बोलता है, जुमलों को भी वो करता दोहराता है, बोलने की कोशिश करता है। तो ये बच्चे जो है ना वोकैबुलरी में यानी कि लफ्ज़ों को समझना, इनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डाउन सिंड्रोम में कि ये लफ्ज़ों को समझने में इनको मुश्किलात आती हैं। इनकी कोई रीज़न हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हेयरिंग का भी प्रॉब्लम इनमें हो सकता है, विजन का भी इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम जो है इनमें हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों में हो, लेकिन हमने ये सारे जो है प्रॉब्लम देखने होते हैं कि बच्चे को स्पीच के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो जो कि ये बच्चे जो है इशारों को बहुत ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं, यानी हम जो एक्शन कर रहे होते हैं ये उन एक्शन को बहुत ज़्यादा पिक करते हैं, तो एक्शन ही के ज़रिए जो है वो आपको अपनी बात जो है ना बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है ना इस सेंस में इनमें ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप उनके साथ कोई किसी किस्म की कोई जेस्चर्स यूज़ नहीं करें, कोई पॉइंटिंग वगैरह यूज़ नहीं करें, तो ये जो है आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। यानी कि अगर आप वर्बल इंस्ट्रक्शन देंगे तो वर्बली जो है ये आपकी कमांड को फॉलो नहीं करेंगे जब तक कि आप उनके साथ पॉइंटिंग ना करें, किसी चीज़ की तरफ जो है ना पॉइंट आउट ना करें, तब तक जो है उनको समझ में नहीं आता। तो ये इनका वो है वोकैबुलरी का इशू आ जाता है। जब इनके पास जो है वोकैबुलरी नहीं होगी तो ये लफ्ज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अल्फाजों को मिला नहीं पाएंगे। फिर इस तरह जुमले जो है इन्हीं लफ्ज़ों से जुमले भी बनते हैं, तो जुमलों की अदायगी में भी इनका प्रॉब्लम होगा। और प्लस जो कन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के पास जो है ना एज के अकॉर्डिंगली जो है उनके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। तो ये इनके जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, जैसे क्या नाउन का इस्तेमाल है, प्रोनाउन का इस्तेमाल है, प्रेपोजिशन वगैरह है, आर्टिकल वगैरह है, एडवर्ब है, ये सारी लैंग्वेज के सारे रूल्स हैं। अगर बच्चा जो है इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, इन रूल्स को नहीं समझ पाएगा, तो उसको लैंग्वेज डेवलप होने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो इन बच्चों में जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। जो कि इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम की वजह से इनके ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्पीच के वो ज़्यादा इनमें पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है। इसलिए कि एज इनकी बढ़ती चली जाती है, लेकिन एज के मुताबिक जो है ना ये आगे उन लफ्ज़ों को, उन जुमले को जो है वो कैच नहीं कर पाती जैसे कि इस एज के बच्चे को करना चाहिए। तो ये इस तरह के जो बच्चे हैं, क्या नाम है, स्पीच के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं
तो इनमें जो है आर्टिकुलेटर यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़बान इनकी जो है मोटी होती है, साइज़ उनका जो है लंबा होता है, जो है जो मुंह का दहाना है यानी कि ओरल कैविटी जो होती है वो नैरो होती है। प्लस जो है इनके जो है सॉल्विंग का प्रॉब्लम होता है, सही तरह से जो है खाना निगल नहीं पाते। साथ साथ जो च्युइंग का सबसे बड़ा इशू होता है, जो उनके दांत जो है इनके बहुत ही साइज़ में छोटे होते हैं और थोड़ा सा देर से आते हैं, तो थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ चबाने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो है ना मैं आपको स्पीच के बारे में इनका बताऊंगी कि आर्टिकुलेटर जो उनका इनका मेन प्रॉब्लम होता है, जैसे टंग है, जो ओरल कैविटी है, लिप्स है, ये सारे मसल जो है इनके जो है मसल स्टोन लो होते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपरली जो है मूवमेंट नहीं हो पाती। यानी कि अगर बच्चा जो है ट साउंड बोलेगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चा अपने टंग को जो है ऊपर गम पे लेके जाए। अगर वो ज़बान को ऊपर नहीं उठाएगा तो वो ये ट साउंड या ड साउंड या र साउंड या ड़ साउंड ये जो ना प्रॉपर वे में नहीं निकाल पाएगा। तो इन बच्चों के साथ जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं इनमें यही प्रॉब्लम होता है कि इनके साथ जो है ये मसल्स टोन यानी कि लो मसल्स टोन होते हैं, जिसकी वजह से इनके आर्टिकुलेटर जो है प्रॉपरली उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। तो इनमें जो ये प्रॉब्लम फोनोलॉजिकल का भी हो सकता है। अगर जिन बच्चों का आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं भी होता तो फिर फोनोलॉजिकल भी देखा जाता है कि फोनोलॉजिकल जिसमें सिर्फ जो ना साउंड्स की वो होती है, एरर होता है, यानी एक साउंड की जगह दूसरी साउंड्स को प्रोड्यूस करना। अमूमन ये नॉर्मल बच्चों में भी एक ख़ास एज तक होता है, उसके बाद जो है मतलब 5 साल की उम्र में 6 मैक्सिमम जो है ना 7 ईयर्स में ये बच्चों का ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाता है। अगर नॉर्मल इनकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो तो ये साउंड एरर जो है वक्त के साथ साथ नॉर्मल बच्चों का ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो कि डाउन सिंड्रोम जो है एक मतलब इटियोलॉजी के साथ है, एक प्रॉब्लम, एक डिसऑर्डर्स हैं, तो इनमें ये प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट रहते हैं। जो कि अभी जैसे मैंने बताया कि आर्टिकुलेटर का प्रॉब्लम होता है तो साउंड के प्रोडक्शन में भी जो है ना उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ख़ास तौर पे अगर ट के साथ र साउंड आ जाए, किसी के टा के लिए भी ज़बान ऊपर उठाना है और र के लिए भी ऊपर उठाना है, अगर ये दोनों साउंड इकट्ठे आ जाते हैं तो उसमें जो है ना बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ओरल मोटर प्रॉब्लम क्या है कि ओरल मोटर में इनको जो है सकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और प्लस जो है ब्लोइंग यानी कि फूंक मारने के मसले मसाइल इनके हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे क्या नाम है, आपको मैंने बताया कि जो हार्ड चीज़ें हैं उनको चबाना, यानी कि ये बच्चे जो है जो ख़ास तौर पे जो निवाला होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा सा, बल्कि ये तो बहुत छोटे निवाले खाते हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी निवाला बड़ा हो जाता है तो इनको फ़ौरन जो है चॉकिंग होती है। चॉकिंग मीन्स कि इनको जो है ना जैसे गले में जो है ना निवाला ऐसा लगता है कि इनका फंस गया है, तो ज़रूरत से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ जो है साइज़ में बड़ी होती है तो इनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इनका जो है ना स्पीच में ये प्रॉब्लम होते हैं, जो आर्टिकुलेशन का, फोनोलॉजिकल का, ओरल मोटर का प्रॉब्लम होता है। अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ों को जो है समझ नहीं पाते। अगर आप 1 स्टेप कमांड देते हैं तो वो देखना पड़ता है कि बच्चे में जो का लेवल क्या आ रहा है, क्या उसके पास इतनी वोकैबुलरी है कि वो आपके जो है कमांड को समझ रहा है या आपके इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है। तो ये सारे जो है लैंग्वेज का है। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया कि इनमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अब हम इसके जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं इनके इंटरवेंशन पे भी हम वो करेंगे, बताऊंगी। मैं थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करूंगी कि इंटरवेंशन हमने इन बच्चों की कैसे करनी है। जैसे अब हम पहले तो जहाँ आते हैं मोटर पे, इंटेलेक्चुअली तो ये है कि वो साइकोलॉजिस्ट, इनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा जिसके थ्रू जो है ये डायग्नोस होंगे कि इनका जो है जो वो आ रहा है, आईक्यू आ रहा है नॉर्मली कितने रेंज में आ रहा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किस रेंज में आ रहा है। अगर बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हैं तो डेफिनेटली फिर साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। बिहेवियर जो है उनकी मॉडिफिकेशन वगैरह या बिहेवियर थेरेपी वगैरह होगी। मोटर एक्टिविटी में देखा जाए तो बच्चों के एज के मुताबिक जो है ना उनकी मोटर को हमने डेवलप करना है। यहाँ पे जो कि हम एज वाइज बात नहीं कर रहे हैं, एज वाइज जो है हम बात नहीं कर रहे,
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा। साथ साथ में थोड़ा सा मैसेजेस भी देखूं कि कौन कौन जो है लाइव हैं। ठीक है, अली गुल, थैंक यू। फजल सुबहान, वेरी प्रेटी एंड लुकिंग, थैंक यू सो मच। मीर अरशद, ओके। गुलाम मुस्तफ़ा, थैंक यू। गुल नियाजी, वालेकुम अस्सलाम। और नूर जन्नत है, वालेकुम अस्सलाम। हनीफ खान, नूर जन्नत है, मेरी बच्ची 5 साल की होने वाली है पर वो अभी तक साफ अल्फाज नहीं बोल रही, आप कुछ सजेस्ट कर सकती हैं या नहीं? ठीक है, ये जो नूर जन्नत हैं, अगर आपके बच्चे में जो है, पहले तो आप ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे के ओरल मोटर यानी कि अगर स्पीच मैकेनिज़्म में कोई फॉल्ट नहीं है। स्पीच मैकेनिज़्म क्या होता है? हमारे लिप्स हैं, हमारे जो टंग है, टीथ है, ये चीक्स हैं, पैलेट है, यूवेला है, ये सारे हमारे आर्टिकुलेटर कहलाते हैं। इवन कि इसमें नोज़ भी शामिल है, ये हमारे आर्टिकुलेटर कहलाते हैं। अगर ये आर्टिकुलेटर जो है सही तरह से उनकी फंक्शनिंग नहीं हो पा रही तो इट्स मीन कि बच्चा जो है आवाज़ को सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, यानी कि उसमें लफ्ज़ों की सफाई नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपने उनकी टंग की मूवमेंट को देखना है। इससे कुछ ऑडियंस में से क्वेश्चंस किए थे, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि आप पहले आर्टिकुलेटर को चेक करें कि क्या उनकी जो टंग है वो प्रॉपर्ली मूव कर रही हैं। उन टंग को जो है ना बाहर निकालना, स्ट्रेट ज़बान से बाहर जो है ना पूरी तरह निकले ज़बान, फिर ज़बान को साइड बाय साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अप डाउन, ये मूवमेंट जो है ना आपने टंग की चेक करनी है। अगर बच्चे की मूवमेंट ये प्रॉपर है तो पहले तो आप ये देखें कि आपके बच्चा जो है कौन कौन सी आवाज़ें हैं वो सही तरह से नहीं बोल पा रहा। ठीक है, आप जो है ना उन आवाज़ों को नोट करें और फिर मुझे बताएं तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि ये आवाज़ उसको कैसे करवानी है। फ़िलहाल आप ये टंग के मूवमेंट वगैरह करवाएं, ब्लोइंग वगैरह इसकी चेक करें कि उसका प्रेशर जो है मतलब ये जो 5 ईयर का बच्चा जो है तो मेरा ख्याल है कि गुब्बारा आराम से फुला सकता है, बाजा बजा सकता है, सीटी बजा सकता है। ब्लोइंग वाले जो वो है एक्टिविटी उनसे करवा के देखें और इसमें चेक करें कि बच्चे के पास जो है ये मतलब आर्टिकुलेटर की स्ट्रेंथनेस है या नहीं है, यानी पट्टों की मजबूती है या नहीं है। तो इसको ज़रा आप चेक कर लिएगा। थैंक यू हनीफ खान। अस्मा ठीक है। नुमाइश हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा मसूद, अस्सलाम डॉक्टर आइला, गुड टू सी यू। थैंक यू डॉक्टर अस्मा मसूद। मीर अरशद, ओके। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, थैंक यू, ओके। वालेकुम अस्सलाम जाहिद हुसैन, ज़ारा शकीब, वालेकुम अस्सलाम। अनीता आसिम फसी, ओके। रहमत खान, ओके, थैंक यू। आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है, आप प्लीज़ अगर क्वेश्चन करें तो मैं आपको प्रॉपर वे में जो है वो रिप्लाई करूं। तो हम बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम की, कि डाउन सिंड्रोम जो है उनके हमने आर्टिकुलेटर यानी कि पहले तो ये देखना है कि उनकी ये मैकेनिज़्म सही तरह से काम कर रहा है या नहीं है। देखिए, ये बच्चों की जो ज़बान मोटी होती है या साइज़ में या थिक होती है, लंबी भी या थिकनेस होती है, तो देखें ये तो एक स्ट्रक्चर उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हम उनको फंक्शनल इस सेंस में कर सकते हैं तो इनकी मोटर मूवमेंट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, जिनकी बच्ची 5 साल की थी उनको मैंने बताया कि टंग की मूवमेंट जो है ना इन बच्चों में हम करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है टंग की मूवमेंट ऐसे बच्चों में कि वही ज़बान को लिफ्टिंग करवाना, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लेके जाना। अच्छा, अब ये कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली बच्चा जो है वो ऐसे तो नहीं करेगा। जो उनके बच्चे जो है अगर खाने के शौकीन होते हैं तो आप खाने के थ्रू जो है कोई ऐसा वो फ्लेवर ले रहे जिसमें बच्चा जो है उसको इंजॉय भी करे, यानी कि उसका फेवरेट कोई फ्लेवर हो, जैसे जो वो है शहद है, मायनीज़ वगैरह है या केचप वगैरह है। अगर बच्चा ख़ुद से ज़बान जो है वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे लेके नहीं जा सकता तो आप उसके जो है इन साइड पे जो है राइट लेफ़्ट पे आपने शहद लगाना है, मायनीज़ लगाना है, ताकि बच्चा इसको इस तरह लिक करे।
इस तरह ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, ठीक है। और ज़बान अगर लिफ्टिंग नहीं कर रहा तो लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप जो ना स्पून के बैग पे शहद लगा दें, मायोनीज़ लगा दें और बच्चे से कहें कि वो उसको लिक करें। लिकिंग से ये होगा कि बच्चा जो है ज़बान को बार बार ऊपर लेके जाएगा। तो आपने डाउन सिंड्रोम बच्चों में जो कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने टंग के मूवमेंट पे काम करना है। और इनका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो मुंह खुला रहना, यानी ज़बान जो है ज़बान का बाहर आना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं कि हम अपने बच्चे के मुंह को कैसे जो है बंद रखें, इसलिए कि इनका ऑल द टाइम जो है इनकी ज़बान जो है वो बाहर ही रहती है। तो इसके लिए जो है जो यहाँ पे जो भी ऑडियंस है जिनके पास जो थेरेपिस्ट हैं उनके पास डाउन सिंड्रोम आते हैं, तो आप जो है मुंह बंद करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करवाएं इनको। इससे क्या होगा, जब ये एक्टिविटी आप करवाएंगे, ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस बार बार करवाएंगे तो ज़बान जो है ना बच्चे की अंदर की तरफ जाएगी। तो ये दिन में जो है आप कई दफ़ा जो है ना ये वाली एक्सरसाइज करवाएं, तो इस तरह बच्चा जो है ना तो हैबिचुअल हो जाएगा ज़बान को अंदर रखने में। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इन बच्चों को जो है ब्लोइंग, जो फूंक मारना, ब्लोइंग करवाएं। ब्लोइंग के मैंने आपको बताया कि आप पहले तो ये देखें कि बच्चा जो है जो वो है क्या नाम है उसका प्रेशर कितना है, यानी सीटी भी उसके लिए अगर देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी प्रेशर वो रिलीज़ करेगा तो सीटी बजाएगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि बच्चा बिल्कुल भी अगर ब्लो नहीं कर पाता तो आप फिर ये करें कि आप प्लेट में जो है सौंफ वगैरह जो है प्लेट में डाल के उसको ब्लो करना सिखाएं कि सौंफ आपने इसको हर स्टेप पे रिवॉर्ड देना है अगर वो बहुत अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल कि प्लेट में जैसे आपने सौंफ डाला, आपने उससे कहा कि ब्लो करो, जैसे उसने ब्लो कहा और सौंफ जो है थोड़ा सा मूव हो गई तो आप फ़ौरन जो है ना क्लैपिंग करें, या जो भी उसकी पसंद की कोई चीज़ है वो रिवॉर्ड ज़रूर दें ताकि बच्चे में और ज़्यादा काम करने के जो है वो मोटिवेशन बढ़े। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर को फिर बढ़ाएं, थोड़ा सा जो है ना टिश्यू पेपर जो है ना उसके पीसीस वगैरह कर दें और उसको ब्लो करना उसको सिखाएं। इसी तरह फिर सीटी पे लेके आएँ, बाजा उससे बजवाएं। आहिस्ता आहिस्ता जो नरम वाले गुब्बारे होते हैं, बलून्स होते हैं, उस पर जो है उनकी प्रैक्टिस करवाएं। तो ये प्रेशर, बल्कि सबसे अच्छे जो बच्चे इंजॉय करते हैं वो बबल्स होते हैं। बबल्स के थ्रू भी जो है आप बच्चे को ये ब्लोइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। सकिंग के लिए जो है आप लॉलीपॉप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो बच्चा जो है सक नहीं कर सकता आप उनको लॉलीपॉप ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि वो अपने टंग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे सकिंग के लिए। जितना ज़्यादा वो टंग को यूज़ करेगा उतना ही टंग की मसल जो है वो ज़्यादा मतलब बेहतर अंदाज में वर्क करेंगे, यानी कि उन जो मसल की जो स्ट्रेंथनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी। अच्छा जी, फिर ये ज़ारा शकीफ है, आर देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट फॉर चेकिंग पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बिल्कुल होता है। ये अमाइनोथेसिस इनका टेस्ट होता है जिसमें मेरे ख्याल में मदर से जो है ब्लड के थ्रू जो है वो सैंपल लिया जाता है। ये आई थिंक के 15 to 16 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ये टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें जो है डाउन सिंड्रोम का जो है पता चल जाता है कि बेबी डाउन सिंड्रोम है या नहीं। लेकिन ये ज़्यादातर जो है बाहर के ममालिकों में होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना ये टेस्ट करवाते हैं या नहीं, इसलिए कि ये टेस्ट करवाने से अगर किसी पेरेंट्स को पता चल जाए कि हमारे यहाँ जो है जो बेबी आने वाला है, जो बच्चा वो डाउन सिंड्रोम है, यानी कि वो मेंटली जो है नॉर्मल नहीं है, तो जो कि हमारे यहाँ जो ना इस चीज़ को जो है अगर मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो इस चीज़ को सही कंसिडर नहीं किया जाता। तो 12 टेस्ट होते हैं इनके, जो कि 15 to 16 वीक में जो है प्रेगनेंसी के उसमें जो है ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद, मैडम आपसे कांटेक्ट कैसे हो, कोई कांटेक्ट नंबर? जब भी आईसीपी जो है खुले तो इंशाल्लाह ताला आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी को आप ज़रूर लेके आइएगा। फिर है फ्रॉम विच एज वी कैन स्टार्ट स्पीच थेरेपी ऑफ चिल्ड्रन? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ज़ारा। देखें, एज़ अर्ली मतलब जितना अर्ली आप लेके आ सकते हैं बच्चे, उतना ही बच्चे के लिए फ़ायदा मंद है,
ये मैं अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर करती हूँ कि जितना आप अर्ली एज में बच्चे को स्पीच थेरेपी करवाएंगे उतना ही बच्चे को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं वो तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही पता चल जाते हैं कि ये बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम है। अगर से मतलब उसी वक्त से जो है ना आप उनके मसल्स की एक्सरसाइज करें तो इस तरह बच्चा जो है जो सकिंग जो बाद में लेटर एज में भी इनका जो है सकिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्लोइंग का प्रॉब्लम होता है, ये आर्टिकुलेटर के इशू होते हैं जो बड़े होके उनमें इतनी मतलब बेहतरी नहीं आती जितनी अर्ली एज में आती है। अगर न्यू बॉर्न बच्चे के साथ जो है ना उसी वक्त से जो है ना आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो उससे बच्चे को काफ़ी हद तक जो है उसमें आर्टिकुलेटर उनकी बेहतर हो सकते हैं, जो आगे चल के इनके स्पीच प्रोडक्शन में जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फिर है सरवत असलम है, हाउ टू कंट्रोल ड्रोलिंग। ड्रोलिंग की जो है कई वजूहात होती हैं सरवत, या तो मसूड़े जिसे गम्स कहते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जो है बच्चा जो ना सही तरह खाने को सॉलो नहीं कर पाता उसकी वजह से भी हो सकता है। मसल्स वीकनेसेस की भी वजह से होता है, जैसे अक्सर ये सीपी बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जिनका फ्लैसिड डिसार्थरिया होता है, यानी कि जिनमें सॉफ्ट मसल्स होते हैं उसमें ड्रोलिंग ज़्यादा होती है। तो ड्रोलिंग को कंट्रोल करने के लिए ये कि आप जो है ना इनका ओरल मसाज करें, यानी कि उसमें ठंडे पानी की जो है ना इनको वो करवाएं, क्या नाम है, जैसे चम्मच जो है आप क्या फ्रिज वगैरह में ठंडा करके और पूरे जो है ना उनकी कैविटी के अंदर जो है ना उसकी एक्सरसाइज करवाएं। इसके अलावा जो है आप टंग डिप्रेसर वगैरह पे जो है बैंडेज का कपड़ा करके पानी में डिप करके ठंडे पानी से उसकी ज़बान पे उस पर लगाएं, मसाज करें। इन मसाज के थ्रू भी जो है आप ड्रोलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो देखना पड़ेगा कि ड्रोलिंग की जो है वो वजह क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकुलेटर की वीकनेसेस की वजह से है या फिर जो है कोई और रीज़न है उसके पीछे। कुछ ऐसी ड्रोलिंग भी होती है जो कि मेडिसिन से भी कंट्रोल हो जाती है। तो ड्रोलिंग को हमने देखना है, ड्रोलिंग एक तरह का उसकी जो रीज़न होती है वो एक रीज़न नहीं होती है। फिर उसके बाद है श्रद्धा शर्मा। ओके शर्मा, थैंक यू सो मच फ्रॉम इंडिया। You are explaining very nicely, thank you. Asma Safi, okay. What's your actual time of live session? लाइव सेशन हमारा 3 बजे ही होता है, लेकिन आज जो है हमारा थोड़ा सा लेट हुआ है, वो भी थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है थोड़ा सा लेट करना पड़ा है। लेकिन अमूमन हमारे जितने भी सेशन होते हैं वो 3 बजे ही होते हैं, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे भी इंक्लूड है इसमें। सरवत असलम मैम यू कांट सी योर वीडियो। बिल्कुल मैं अपना वीडियो देख सकती हूँ। अच्छा ये हनीफ नाइस, ओके थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ओरल मोटर पे हम बात कर रहे थे कि हमने जो है ना इनको ब्लोइंग का मैंने आपको बताया, सकिंग का इनको बताया कि सक जो है कैसे आप कर सकते हैं। सकिंग के लिए जो है आप जैसे लॉलीपॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं या जो है टॉफ़ी का टुकड़ा वगैरह। अच्छा च्युइंग का भी जो है ना इनका प्रॉब्लम होता है, जो है ना ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया देता कि इनको जो है हार्ड चीज़ें चबाने में मुश्किल होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोई थोड़ी सी हार्ड यानी सख्त वाली टॉफ़ी है उसके 4 टुकड़े करें और एक टुकड़ा जो है ना उनके दाढ़ पे यानी कि यहाँ पे रखें और उसको जो है ना साथ साथ जो है ना यहाँ पे इसकी मसाज भी करते रहें ताकि वो जो है ना सही तरह से उसको च्यू करें। तो जब वो यहाँ पे उसको सही तरह च्यू करना शुरू कर दें तो फिर जो उसके ऑल्टरनेट जो है ना दाढ़ का इस्तेमाल करें, फिर दूसरा टुकड़ा जो है आप उसके ऑल्टरनेट साइड पे रखें ताकि दोनों दाढ़ों का जो है ना इस्तेमाल जो है वो सही तरह बच्चा कर सके। तो च्युइंग के लिए ये करें और प्लस जो है आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बच्चे को, अगर बच्चा जो है सॉलिड फूड पे नहीं है, अमूमन ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेट मतलब सॉलिड फूड पे जाते हैं, तो स्पीच थेरेपिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो बच्चे को सॉलिड फूड की तरफ लेके आए, उनकी च्युइंग को जो मसले मसाइल है इन प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें। तो आप उनकी च्युइंग पे जो है काम करें और बेहतर ये है कि जो रोटी है जैसे घर वाले सारे खाते हैं इसी तरह से बाकायदा उसको रोटी पे भी लेके आएँ। अच्छा फिर कोई क्वेश्चन? सॉरी उसको
जी इनका क्वेश्चन है ये शर्मा का, आई हैव सम क्वेश्चन प्लीज़ मेक मी नाउ योर नेक्स्ट डेट ऑफ लाइव सेशन। देखिए 3 बजे का होगा और आई थिंक ट्यूसडे, वो आपको जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो नज़र आ रही है, इसलिए कि मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई एक आध जो है रिप्लाई करें, आप लोगों को ये वीडियो नज़र आ रही है? जी ये अस्मा सैफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वेरी नाइस मैम, थैंक यू अस्मा। वीडियो मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र आ रही है। कोई एक आध मुझे मैसेज कर दे, हाउ डज़ डाउन सिंड्रोम अफेक्ट इंटेलिजेंस। देखिए ये तो मैंने जैसे आपको ज़ारा जैसे आपको मैंने बताया कि जो डाउन सिंड्रोम जो होते हैं वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो है ब्रेन अफेक्ट होता है, यानी कॉग्निटिवली जो है इनकी फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल से जो है ना थोड़ा सा हट के होता है। तो इनका डेफिनेटली जो है इंटेलिजेंस का मसला होता है, यानी कि इनका वो एक नॉर्मल वे में जो इनका वो जहानत नहीं होती जो एक नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए, उनसे जो है ना ये पीछे ही होते हैं इनके माइलस्टोन सारे। आई थिंक मुझे भी अपनी वीडियो नज़र नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम ही हो रहा है।